जोधपुर की वक्फ जायदादों का कौन है रखवाला और कौन कर रहा है खुर्द-बुर्द। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है जोधपुर की वक्फ जायदाद के बारे में कि इनका रखवाला कौन है और इनको खुर्द-बुर्द कौन कर रहा है। और हर शहर में वक्फ जायदाद जो खुर्द-बुर्द हो रही हैं, वैसे जोधपुर में भी हो रही हैं। आज ये एपिसोड बनाने के लिए हम जोधपुर आए हुए हैं और जोधपुर में आपको एक ऐसे वक्फ योद्धा से आपको रूबरू करवाएंगे जो 80 ईद देख चुके हैं और पैरों से माजूर हैं, मोइनुद्दीन ओवैसी साहब। हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी सिलसिले से इनका खानदानी ताल्लुक है और उनसे हम जानना चाहेंगे कि वे वक्फ जायदाद के लिए क्या क्या कर रहे हैं। और राजस्थान के अंदर हमने कई एपिसोड बनाए हैं, कई जगह हम गए हैं। जो वक्फ की जायदाद को बचाने वाले, हिफाजत करने वाले जो लोग अपने अपने लेवल पे जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें मोइनुद्दीन जो ओवैसी हैं, ये हमारे नज़दीक एक तरह के एक नंबर पे हैं, अव्वल नंबर पे हैं। उसकी वजह यह है कि उम्र के इस पड़ाव में भी जब चला फिरा नहीं जावे, तब चाहे जिला कलेक्टर का दफ्तर हो, चाहे नगर निगम का दफ्तर हो, चाहे जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का दफ्तर हो, या मुख्यमंत्री का दफ्तर हो, या राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, कहीं भी हो, हर जगह इनकी वक्फ से मुतालिक डाक पहुंचती है। आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और अपनी जिंदगी के अंदर उन्होंने वक्फ जायदाद को बचाने की बड़ी जद्दोजहद की है। कितनी बचा पाए हैं, कितनी नहीं बचा पाए हैं और कौन नहीं बचाने दे रहा है, चाहे वो वक्फ बोर्ड की शक्ल में हो, चाहे कोई मुतवल्ली और सदर और सेक्रेटरी की शक्ल में हो, या हुकूमत के आदमी हों। ये सब जानकारी हम जोधपुर की इनसे लेंगे। तो ओवैसी साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। तो आप ये बताइए कि कितने बरसों से आप वक्फ जायदाद को बचाने में लगे हुए हैं? 2011 से मैं इस संघर्ष को कर रहा हूँ। 2011 से जी। ये जो आपने अभी अपन बातचीत कर रहे थे उसमें आपने बताया, कई बार हमने जोधपुर के मामले में एपिसोड बनाए हैं कि जोधपुर राजस्थान का एक ऐसा शहर है जहां कब्रिस्तान गायब हो गए और आप कहते हैं कि कब्रों समेत गायब हो गए। आप बता रहे हो कि इसमें जो 15 कब्रिस्तान थे, जिसमें 8 के करीब गायब हो गए। ये गायब कैसे हुए और क्या है इसकी कहानी? इसकी हकीकत ये है सर कि जब मैंने आरटीआई लगाई तो उसमें बताया गया है 15 कब्रिस्तान है। तो जब नगर तहसीलदार से आरटीआई लगाई तो उन्होंने सिर्फ 7 कब्रिस्तान दिए। तो 8 कब्रिस्तान दोनों के मिलान से ये पता चला कि 8 कब्रिस्तान कब्रों सहित गायब है। इस पर मैंने मुख्यमंत्री महोदय, जेडीए, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, कलेक्टर महोदय, तमाम अधिकारियों को एडी रजिस्ट्री से बाकायदा लेटर और रिकॉर्ड भेजा, लेकिन आज तक किसी ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस वजह से मुझे हाई कोर्ट में रेड लगानी पड़ी। आपने हाई कोर्ट में इस पे मुकदमा कर रखा है जी। आपने आरटीआई से सारी इंफॉर्मेशन ली। जो कब्रिस्तान आप कह रहे हैं कि 8 कब्रिस्तान गायब हो गए, क्या वहां मौजूदा अगर हम उसको देखें करें तो क्या वहां कोई मकान बने हुए हैं या कहीं और कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं? ऐसा क्या है कि वो गायब ही हो गए या किसी ने बेच दिए? ये तो सीधे सीधे बिके हैं सर, और वक्फ बोर्ड को सब कुछ मालूम है। 2002 में जब सर्वे हुआ उस वक्त क्या वक्फ बोर्ड को ये पता नहीं चला कि हमारे कब्रिस्तान गायब हैं? और उन्होंने आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका मतलब साफ है कि चेयरमैन, सीईओ और वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं, ये अपनी चांदी कमा रहे हैं और चांदी की तिजोरियां भर रहे हैं। ये यहाँ ये भी वजाहत करना जरूरी है कि जिस शहर में हम बैठे हैं, जोधपुर, यहाँ से राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल उनका कार्यकाल रहा है, अलग अलग टाइम। और आपने अशोक जी को भी ज्ञापन दिए हैं? जी बिल्कुल। 2012 में अशोक गहलोत साहब के मुख्यमंत्री होते हुए उनके पीओ जो थे, उनका लेटर भी मेरे पास मौजूद है। अशोक जी को भी इन्होंने ज्ञापन दिए हैं, वक्फ बोर्ड में भी दिए हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में बता ही रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। और हैरानी इस बात की भी है कि जिस शहर से राजस्थान का 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उनको ज्ञापन भी दिए जाएं और वहाँ 8 कब्रिस्तान गायब हो जाएं और उन कब्रों से न कोई अतिक्रमण हटे,
न कोई किसी के समझ में आए। अब जो अगला जो मामला है, आपने बताया कि इसमें ईदगाह जालोरी गेट, जी, तो ईदगाह जालोरी गेट का क्या है मामला? ईदगाह में टोटल अतिक्रमण हो चुके हैं और कोई वक्फ बोर्ड का मेंबर या अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता है। यहाँ तक कि यहाँ की 500 बीघा जमीन डोली की नंदवान गांव में जो थी रख रखाव के लिए दी गई थी, वो 500 बीघा जमीन खुर्द-बुर्द कर हो चुकी है, मगर वक्फ बोर्ड ने, मुख्यमंत्री महोदय ने या तहसीलदार ने या कलेक्टर ने कोई आज तक कार्रवाई नहीं की। नहीं, ये जो 500 बीघा जमीन आप जो बता रहे हो, ये नंदवाना गांव में, तो नंदवान गांव में, तो ये इस जो ईदगाह है जालोरी गेट, इसने कितनी किलोमीटर दूर है और कितनी साल पहले अंदाजे से दी गई हो, आपको मालूम हो तो? करीब, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर जो डोली की जमीन है उसके कागज में 1961 लिखा हुआ है। 1961 में वक्फ बोर्ड के पास ये जमीन थी, जो आज वक्फ बोर्ड के कब्जे में नहीं है, जो अभी नहीं है। तब क्या खुर्द-बुर्द हो गई? तमाम वहाँ पे बाड़े बन गए हैं, लोगों ने जमीनें रोक ली हैं और उसके ऊपर लेटर भी लिखा गया मुख्यमंत्री को, कलेक्टर महोदय को और चेयरमैन को, मगर आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी मौजूदा दौर में जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के, खानू खां बुदवाली हैं, सीओ हैं जो वरिष्ठ आरएस अधिकारी हैं अबू सुफियान चौहान, क्या आप इनसे कभी मिले हो, इनको कोई ज्ञापन दिया है, इन्होंने कोई आपसे वादा किया है, या इन जायदाद का कभी आपको बुला के इन्होंने मौका मुआयना किया है? मैं खुद गया था अबू बकर सुफियान के पास। इन्होंने लेटर लिखा सिराज को, 5/5/2014 का लेटर मौजूद है मेरे पास। उसमें 11 कब्रिस्तान कब्रों सहित गायब सिराज ने बताए। सिराज कौन है? सिराज कनिष्ठ लिपि है, वो तकिया चांदसा में वक्फ बोर्ड का ऑफिस बनाया हुआ है, मगर वहां पर वक्फ बोर्ड का वो ऑफिस नहीं है, वो है मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का ऑफिस। वहां सिर्फ ये दोनों मिली भगत के लिए बैठे हैं और वक्फ संपत्तियों को हड़प करने में बैठे हैं। नहीं, आप बरसों से लगे हुए हो वक्फ जायदाद के मामले में बचाने में। आपने आरटीआई दिखाए, सारे कागज दस्तावेज आपने फाइलें रख रखे हैं, पैरों से माजूर हैं। क्या सीईओ चेयरमैन कभी किसी ने संपर्क किया आपसे कि हम जोधपुर आ रहे हैं, आएंगे, किसी जायदाद का आपको लेकर के मौका मुआयना किया कभी? बिल्कुल, एक मर्तबा लियाकत अली साहब आए थे और दूसरी मर्तबा खानू खां बुदवाली आए थे, जो रात को 11:15 बजे मुझे फोन करके बुलाया गया। मैं टैक्सी लेके गया, जालोरी गेट पे भामाशाह पान वाले की दुकान पे आप खड़े थे अपनी कार में। वहां पर रूबीना खान और उनका हस्बैंड मुख्तार एडवोकेट वो साथ में थे और 2-4 लोग और उनके थे। मुझसे ये वादा किया कि मोइनुद्दीन साहब, तमाम बात सुनने के बाद में, कि आप दुआ कीजिए मेरे हक में, मैं वापस चेयरमैन बन जाऊं और पहली प्राथमिकता ये दूंगा। जब चेयरमैन दोबारा बनने के बाद में मैंने कई लेटर लिखे, मगर सीधे मुंह से खानू खां बुदवाली ने आज तक कोई भी मेरे फोन का जवाब तक नहीं दिया। हाँ करके बस फोन काट देते हैं। दोबारा चेयरमैन बनने के बाद आए कहीं मौका मुआयना करने? नहीं, बिल्कुल नहीं आए, आज तक नहीं आए हैं। अब जो इसके अलावा जो कौन सी जायदाद, जैसे ईदगाह हो, कब्रिस्तान है, तकिया चांदशाह, तो तकिया चांदशाह है, उसका क्या मामला है? तकिया चांदशाह का मामला ये है कि एक कब्रिस्तान था, इन्होंने अपनी मिली भगत करके यहाँ खामोशी से बगैर वक्फ बोर्ड की परमिशन के ये मार्केट बनाया और ये मार्केट का अक्सदान के बदले टाटा सफारी गाड़ी चेयरमैन को दी गई थी, लियाकत अली खान को। वो किसकी तरफ से? वक्फ बोर्ड के पूर्व मुतवल्ली की तरफ से, मुस्लिम। अभी ये जो आप बता रहे हो तकिया चांदशाह का, इसके अंदर वर्तमान में क्या हालत है? वहां क्या कॉम्प्लेक्स बना हुआ है एक, और उसके अलावा और क्या है? नहीं, वहां पे कुछ बाड़े हैं, जो बाड़े अभी अभी इन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल से केस चलते हुए विड्रॉ करके और कई हजारों रुपए देकर, कई लाखों रुपए देकर कुछ बाड़े खाली करवाए हैं, अपने अंडर में लिए हैं। नहीं, वो जो बाड़े खाली कराए हैं तो जो मुतवल्ली सोसाइटी है उसने? जी, और बगैर वक्फ बोर्ड की परमिशन के कोई भी लेन देन होती है या किसी से समझौता किया जाए तो वक्फ बोर्ड से परमिशन लेनी चाहिए, कमेटी में वहां पे ये बात रखी जाती है, मगर उन्होंने चुपचाप खामोशी से इस काम को अंजाम दिया है।
वक्फ बोर्ड से परमिशन नहीं ली गई तो क्या वक्फ बोर्ड ने इस काम के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, कोई लेटर जारी किया है? आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है, ना उनको मालूम भी है या नहीं। मैंने फोन करके इतला दी है। ये मोइनुद्दीन साहब जो बरसों से वक्फ जायदाद की हिफाजत में लगे हुए हैं, मैंने शुरू में बताया, पैरों से माजूर हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। वक्फ का कोई और मुद्दा जो रह गया हो आपके नजदीक? हाँ, जोधपुर के जैसे कलेक्टर महोदय के आदेश पर एक अतिक्रमण हटाने का करबला कब्रिस्तान से आदेश हुआ, उसमें उन्होंने एक भी अतिक्रमण नहीं हटाया और ये कह दिया गया कि हमने अतिक्रमण हटा दिए, जिस पर हमारे निसार साहब ने और मैंने एक लेटर लिखा जिस पर हनुमान सिंह राठौड़ उपखंड अधिकारी की ट्रांसफर हो गई। वो आज तक पेंडिंग है, आज तक एक अतिक्रमण नहीं हटा है, जिनके नाम नाप सहित 144 अतिक्रमण तहसीलदार द्वारा पेश किए गए कलेक्टर महोदय में, और वो आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। न कोई अतिक्रमण हटा, न कोई लेटर जारी हुए, सब काम एक तरह की मिलीभगत से हो जाते हैं। जो हाल बाकी राजस्थान का है वही एक तरह का जोधपुर का है। एक बुजुर्ग हैं, लगे हुए हैं बरसों से, सुनने वाला कोई नहीं है। जो पत्र लिखे हैं, आरटीआई लगाई हैं, जो केस मुकदमे किए हैं, वो सबके सामने सारे दस्तावेज इन्होंने रख रखे हैं। सुनने वाला इनकी अभी तक कोई भी नहीं है। अब इसमें जो एक जो आपने बताया कि गुलिस्तां कॉलोनी का, ये गुलिस्तां कॉलोनी का क्या मामला है? ये गुलिस्तां कॉलोनी गरीब लोगों के लिए शौकत अंसारी के टाइम में ये काटी गई थी, गरीबों के लिए, जब वे चेयरमैन थे। जब ये चेयरमैन थे। मगर हकीकत में यहाँ पर एक भी गरीब नहीं है। इन्होंने मिलीभगत कर मुस्लिम सोसाइटी को, हर मेंबर को, यहाँ तक के वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को प्लॉट दिए गए, यहाँ तक के वक्फ बोर्ड के मेंबरों को जो आलम जो भी नाम है उनको दिए गए, और एक ही कमेटी को इन्होंने मिलीभगत करके और इनको दे दिए। गुलिस्तां कॉलोनी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो शौकत अंसारी साहब के टाइम में जो ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं थी, इसको खरीदा गया था इनके रिश्तेदार से। प्रॉपर्टी तो फिर वक्फ की हो गई ना? हाँ, मगर उसके भी दस्तावेज पूरे नहीं है। उनके बेटे ने मुकदमा कर दिया है नहीं, कि वो कर दिया अपनी जगह। प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ने खरीद के वक्फ की हो गई। हाँ। और उसको फिर अलाटमेंट या लीज, किरायानामा जो भी इन्होंने दे दिया, तो वो मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के लोगों को, वक्फ बोर्ड के मेंबरों को, वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को, इनको उसमें प्लाट दे दिए। प्लॉट दे दिए। यही हकीकत है कि इन्होंने मुस्लिम स्कूल के मेंबरों को और वक्फ बोर्ड के मेंबरों को और इनके कर्मचारियों को, जिसके अंदर सिराज का खुद का एक दो प्लॉट हैं, उनके रिश्तेदारों के प्लॉट हैं, आज भी मौजूद हैं, और वो उन्होंने बना रखे हैं और किराए पे दे रखे हैं। हमारे साथ जो निसार साहब रिटायर्ड आरएस हैं, और जो आरएस अधिकारी होता है सब कुछ जानता है, कानून कायदा रेवेन्यू सबके बारे में। तो निसार साहब, ये जो मोइनुद्दीन ओवैसी साहब बता रहे हैं वक्फ जायदाद की जो जद्दोजहद जिन्होंने की है, जो कब्रिस्तान गायब हुए हैं, गुलिस्तां कॉलोनी का मामला है, तकिया चांद शाह का है, वहाँ के जो बाड़े खाली कराए हैं उनका मामला है, या ईदगाह जालोरी गेट का मामला है 500 बीघा का, ये जो बातें बता रहे हैं, इनका स्ट्रगल है, इसमें कहाँ तक क्या आपको लग रहा है कि ये जो इन्होंने स्ट्रगल किया है वक्फ के हक में किया है? शुक्रिया फारूक साहब। जो मोइनुद्दीन साहब ने अभी जो बातें बताई है उनमें लगभग पूरी सच्चाई है। और अगर तक कब्रिस्तानों की बात करें तो कब्रिस्तानों पर ज़्यादातर अतिक्रमण है, और उन अतिक्रमणों को हटाने के लिए ये लगातार जिद्दोजहद कर रहे हैं, और उसमें कई बार हटाने तक के ऑर्डर तक की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ। एक तरफ हम कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम और कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन अलॉटमेंट की सरकार से बात करते हैं, तो ये दोनों ही एक तरह से हमारे खुद के लिए विरोधाभासी चीज़ साबित होती है। दूसरी बात ये है कि कब्रिस्तानों पर जो अतिक्रमण हुए हैं उनमें ज़्यादातर ये 8-9 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनमें अब कब्रें नहीं रही है, और उनका कब्रिस्तानों से हटकर दूसरा उपयोग किया जा रहा है। अब ये उपयोग वक्फ बोर्ड की परमिशन से हो रहा है या बिना परमिशन से हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। दूसरी बात, तकिया चांद शाह के बारे में ये
बीच में और एक बार विवाद उठा था कि ये तकिया चांद साहब प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड में दर्ज है या नहीं है। तो जब हमें मालूम पड़ा कि ये इसको नगर निगम के खाते में दर्ज कर दिया, जहाँ तक मेरी जानकारी है हुआ ये था कि 2015 में एक ऑर्डर जारी हुआ था कलेक्टर साहब के यहाँ से कि जेडी और नगर निगम को सिवाय चेक भूमिया जो है वो उनको अलॉट की जाए। तो खाता नंबर 1 में ये दर्ज थी, तो ये जमीन यूं की यूं निगम के खाते में दर्ज हो गई। अब वापस इसको एक सिंगल ऑर्डर से वापस वक्फ बोर्ड के खाते में दर्ज करना था, जिसके लिए हम मिले थे, खानू खान जी से भी मिले थे, लेकिन खानू खान जी को लेटर भी लिखे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई गंभीरता से नहीं किया। और उसका नतीजा ये है कि अब दूसरी कई एजेंसियां हैं जो इसको अपनी संपत्ति बता रहे हैं। अब दूसरी बात, गुलिस्तां कॉलोनी के बारे में क्या जानते हो आप? गुलिस्तां कॉलोनी के बारे में, गुलिस्तां में जो रहने वाले लोग हैं वो मुझसे मिले और अपनी प्रॉब्लम बताई कि साहब हमारे साथ में ये हो रहा है कि इसमें लीज ज़्यादा कर दी। तो इस बारे में मैं, किसने करी? वक्फ बोर्ड ने? वक्फ बोर्ड ने 4 स्केल्टन नीलाम किए थे 2016 में, और उस वक्त अबू बकर नकवी साहब थे, तो उन्होंने वो नीलाम किए थे और उसके बाद में उन्होंने लीज जो है वो ज़्यादा कर दी। तो उस लीज को कम करवाने के लिए हम खानू खान जी से मिले, सीईओ मुकर्रम साहब से मिले, अमानुल्लाह खान से मिले और वो सना सिद्दीकी मैडम से मिले और सबसे मिले, लेकिन अल्टीमेट ये हुआ उस वक्फ बोर्ड के मेंबर से भी मिले, उन्होंने कोई इस बारे में ध्यान नहीं दिया। और ये करते करते आखिर उन लोगों को फिर कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और इस वक्त वो ट्रिब्यूनल में है। और ऐसा बताया जा रहा है वक्फ ट्रिब्यूनल में उन्होंने मुकदमा कर रखा है। वक्त ट्रिब्यूनल में उन्होंने लीज कम करने के लिए मुकदमा किया। वो उनके जो प्रतिनिधि है वो बताते हैं कि इस संबंध में उन्होंने पूर्व चेयरमैन शौकत अंसारी साहब से बात की थी, लेकिन शौकत अंसारी साहब ने उनको किसी तरह का ना तो कोई डॉक्यूमेंट दिया ना कोई और उनको हेल्प की, इसलिए वो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। अक्सर वो लोग वक्फ बोर्ड जाते हैं, आरटीआई लगाते हैं इस संबंध में जो कैसे दर्ज हुई कैसे नहीं हुई, जब तक वो उनको मालूम नहीं पड़ता तब तक आगे की कार्रवाई के लिए उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन किसी ने उनको हेल्प नहीं की और एक बहुत बड़ी कॉलोनी इस वक्त वहाँ के बाशिंदे जो है वो असमंजस में है। कितने परिवार होंगे वहां जो आबाद हैं? लगभग वहाँ पर 400-500 परिवार है और वो सब इस वक्त काफ़ी मानसिक तनाव में है कि उनका अस्तित्व कहाँ है। ये जो एक दर्द जो वक्फ की जो कॉलोनी गुलिस्तां कॉलोनी का बता रहे हैं निसार साहब, जो रिटायर आरएस हैं, कि एक आदमी जिंदगी भर जोड़ करके कोई प्लॉट खरीदता है, लीज पे लेता है, जो भी है उसमें मकान बनाता है तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, और इस एक लंबे अरसे के बाद जब ये मालूम होता है कि वो उसका नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इंसान बड़ी पीड़ा में आता है। और ये स्थिति तब है कि इसी शहर से पहले हमने बताया कि 3 बार 5-5 साल के हिसाब से अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री रहे, इसी शहर से हैं। जेडीए हो, नगर निगम हो या कोई और दफ्तर हो, जाहिर सी बात है उनके राज में उनके इशारे के बगैर नहीं चलता। उन्हीं के अपॉइंट किए हुए यहाँ अधिकारी लगे हुए थे और वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन उनके राज में बने हैं वो भी उन्होंने ही बनाए हैं। और वो जो चुनाव हार जाते हैं या विपक्ष में हैं, आज जैसे वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो भी शहर में उनकी अच्छी खासी चलती है। लेकिन गहलोत साहब ने न किसी कब्रिस्तान को तलाशने की कोशिश की कि वो गायब कहाँ हुआ, जो ओवैसी साहब बता रहे हैं, न जो जालोरी गेट ईदगाह की ज़मीन है वो कहाँ है, कैसे खुर्द-बुर्द हुई, उसको तलाशने की कोशिश की, न गुलिस्तां कॉलोनी का कोई मैटर हल हुआ। ये बड़े मसले हैं, चाहे तकिया चांद शाह का हो, कि जो आदमी राजस्थान का 3 बार मुख्यमंत्री रहे और वही वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनाए उसी के शहर में, और बड़ी बड़ी वक्फ जायदाद हैं, गायब हो जाएं, खुर्द-बुर्द हो जाएं। जैसा निसार साहब ने बताया कि आज एक तरफ मुसलमान कब्रिस्तान के अलाटमेंट के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ही पुराने कदीमी कब्रिस्तान हैं वो गायब भी हो गए। जाहिर सी बात है, गायब होने का मतलब वहाँ अतिक्रमण हो गए, मकान बन गए, वो किराए पे दे रखे हैं या बिक गए। ये हर शहर की अपनी अपनी कहानियाँ हैं। न वक्फ बोर्ड कोई कुछ करने की कोशिश करता है न कोई और। जिन जिन लोगों के बारे में इन्होंने कहा है, ओवैसी साहब ने, निसार साहब ने, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो अगला एपिसोड आएगा उसके अंदर, कि गुलिस्तां कॉलोनी की क्या सच्चाई है, तकिया चांद शाह की क्या सच्चाई है,
जालोरी गेट ईदगाह की जमीन है 500 बीघा, उसकी क्या सच्चाई है? और जो कब्रिस्तान जो गायब हुए हैं 8 कब्रिस्तान ओवैसी साहब कह रहे हैं, उसकी क्या सच्चाई है? जिन लोगों के नाम लिए गए हैं वो अगर अपनी बात रखना चाहेंगे तो उनकी बात भी अगले एपिसोड में हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।